नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पादप भ्रूणकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी शुरू की थी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। पूर्व के वीडियो में हमने अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे बात कर रहे हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलिए, तो आज हम अध्ययन करते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक परस्पर संयोजित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं और यह युग्मनज या जाइगोट आगे परिवर्धित होकर के नए पादप का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन या निषेचन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की एक अच्छी विधि है। क्यों अच्छी विधि है? क्योंकि यह जीन पूल को बढ़ाता है और दूसरा कारण है यह विभिन्नताएं लाता है। तो ये हमने जब अलैंगिक जनन पढ़ा था तो वहां पर भी बात की थी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में से जनन की जो अच्छी विधि मानी जाती है वो लैंगिक जनन को माना जाता है और इसका विशेष कारण है कि यह विभिन्नताएं या वेरिएशन पैदा करता है। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्रहरोह है, मॉडिफाइड सूट है। तो पुष्प जो है एक रूपांतरित प्रहरोह होता है। पुष्प एक वृंत पर लगा होता है जिसे पुष्प वृंत या पेडिसल कहते हैं। ये पुष्प की संरचना है और यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इसको हम पेडिसल बोलते हैं या पुष्प वृंत कहते हैं। और पुष्प वृंत का जो शीर्ष भाग है वो चौड़ा होकर के पुष्पासन या थैलेमस बनाता है। ये शीर्ष भाग है, ये थोड़ा फूल जाता है जिसको थैलेमस या पुष्पासनम कहते हैं। इस भाग पर ही पुष्प के जो अवयव हैं या भाग हैं वो लगे हुए होते हैं। आवर्तबीजी पुष्प की संरचना। एक प्रारूपिक पुष्प में मुख्यतः चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, दलपुंज कोरोला, पुमंग एंड्रोसियम, जायांग गाइनोसियम। ये चार भाग सामान्यतः एक पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। यदि ये चारों भाग उपस्थित हैं तो ऐसे पुष्प को हम पूर्ण पुष्प या कंप्लीट पुष्प कहेंगे। अगर इनमें से कोई सा भी एक भाग या दो भाग एब्सेंट हैं तो ऐसे पुष्प को हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अब जो चारों भाग हैं उनमें से एक एक करके सभी भागों को हम देखते हैं। तो पहला नंबर पे आता है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे भारी चक्र है जो बाह्य दलों या सेपल से मिलकर बना होता है। यानी बाह्य दलपुंज की प्रत्येक जो इकाई है उसको बाह्य दल या सेपल हम कहते हैं और ये पुष्प जो है उसके सबसे भारी चक्र ये होता है। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। जब ये रंगीन होते हैं तो इन्हें दलाव या पेटेलॉइड कहते हैं। सामान्यतः तो हरे रंग के पाए जाते हैं या जब ये अगर दूसरे कलर के पाए जाते हैं, दलों के जैसे डिफरेंट कलर के होते हैं, तो इनको दलाव या पेटेलॉइड हम कहते हैं। और इनका जो प्रमुख कार्य है वह है जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी पुमंग और जायांग है उसको सुरक्षा प्रदान करने का होता है। दूसरा पार्ट है दलपुंज या कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। बाह्य दलपुंज के बाद में दूसरा चक्र ये होता है जो दलों या पेटल से मिलकर बना होता है। तो बाह्य दलपुंज की जो प्रत्येक इकाई है उसको दल या पेटल बोलते हैं हम। ये कलर जो आपको दिख रहे हैं ये पेटल हैं। ये सामान्यतः रंगीन होते हैं। जब ये हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के मतलब बाह्य दलों के जैसे होते हैं, तो इन्हें बाह्य दलाव या सेपेलॉइड कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य जनन
चक्रों की सुरक्षा करना है, ये भी जनन अंगों की सुरक्षा करने का काम करते हैं। इसके अलावा कीट परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये रंगहीन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर के होते हैं, और इन्हीं के कारण पुष्प का रंग हमको दिखाई देता है, आकर्षक दिखाई देते हैं। तो ये कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे वो कीट परागण में भी सहायता मिलती है। पुष्प का तीसरा अवयव आता है पुमंग या एंड्रोसियम। यह दलपुंज के अंदर पुष्प का नर जनन अंग होता है। तो नर जननांग है ये। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर प्राय 3 भागों में विभेदित रहता है। प्रत्येक पुंकेसर है उसके 3 भाग होते हैं, ये हम चित्र में देख रहे हैं। तो ये एक पुंकेसर है, उसको दिखाया गया है, और इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है पुतंतु या फिलामेंट। यह पुंकेसर का लंबा वृंतनुमा भाग होता है। ये वाला जो पार्ट है ये पुतंतु या फिलामेंट कहलाता है। दूसरा भाग होता है योजी या कनेक्टिव। यह एक बंध उत्तक होता है जो पुतंतु और पराग कोष को जोड़ने का काम करता है। ये पराग कोष है और ये फिलामेंट है, तो ये यहाँ पे पाया जाता है, दो जोनों को जोड़ने का काम करता है। तीसरा भाग है पराग कोष या एंथर। एक प्रारूपिक पराग कोष में 2 पालियां होती हैं, 2 पराग पाली होती हैं, एंथर लॉब जो होती हैं 2 पाई जाती हैं। ये इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। एक जो सामान्य पराग कोष होता है उसमें 2 परागपाली या एंथर लॉब होती हैं। ऐसे पराग कोष को द्विकोष्ठी या डाइथिकस कहते हैं। जब एक पराग कोष में 2 एंथर लॉब होती हैं तो ऐसे पराग कोष को द्विकोष्ठी या डाइथिकस कहते हैं। जब एक होगी या एक एंथर लॉब होगी तो उसको मोनोथिकस कहेंगे, हम एक कोष्ठी पराग कोष कहेंगे। प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठों में विभाजित होती है। अब जो एक एंथर लॉब है उसमें 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परागपुट या पोलन सैक कहेंगे, या इनको माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो सामान्यतः एक परागकोश में 2 एंथर लॉब होगी और एक एंथर लॉब के अंदर 2 प्रकोष्ठ पाए जाएंगे जिनको पोलन सैक कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो एक जो पराग कोष है उसमें 4 लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है सामान्यतः रूप से। अतः प्रत्येक द्विकोष्ठी परागकोष में 4 लघु बीजाणुधानी है वो होती हैं। हाँ, एक विशेष बात है कि मालवेसी कुल के पौधों में परागकोष एक पाली युक्त होता है। मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उसमें एक ही एंथर लॉब होती है जो 2 प्रकोष्ठों में विभेदित होती है। इसका मतलब उसमें 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। ऐसे जो परागकोष है उसको एक कोष्ठी या मोनोथिकस परागकोष कहते हैं। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें एक कोष्ठी परागकोष पाए जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनमें 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। सहजन या मोरिंगा और वोल्फिया में भी एक कोष्ठी परागकोष पाए जाते हैं। ये आपको यहाँ सामान्य परागकोष का चित्र दिया हुआ है। एक सामान्य परागकोष के अंदर ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, लेकिन जब मोनोथिकस कंडीशन होती है तो उसमें केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ही पाई जाएंगी। ऐसे ही आर्सुथोबियम एक सूक्ष्मतम परजीवी आवृतबीजी पौधा होता है। इसके परागकोष में केवल एक ही बीजाणुधानी पाई जाएगी, केवल एक माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। पुष्प का जो चौथा भाग आता है वो है जायांग या गाइनोसियम। आवर्तबीजी पादपों के मादा जनन चक्र को जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। जायांग की प्रत्येक इकाई को अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण, कार्पल और मेगास्पोरोफिल कहते हैं। अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण है एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है जिसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। यहाँ एक हम चित्र दे रखा है जिसमें कार्पल को दिखाया गया है। इस कार्पल जो है इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। यह अंडप का स्वतंत्र सिरा होता है। यह
परागण के लिए पराग कणों को ग्रहण करने का काम करता है। ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो पोलन ग्रेन्स को ग्रहण करने का काम करता है। दूसरा भाग है वर्तिका या स्टाइल। ये वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच एक लंबी पतली नली के समान संरचना होती है जो वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये जो ओवरी है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तीसरा भाग है अंडाशय या ओवरी। अंडक का आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये वाला जो भाग है ये अंडाशय कहलाता है। इसमें अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड या गुरु बीजाणुधारी ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये एक चीज आपको ये याद रखनी है कि हमने वहां पे बात करी थी कि जो पोलन सैक होते हैं उनको माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी कहते हैं, और ओव्यूल जो है उसको मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी हम कहते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज बंद होते हैं। अब हम चारों की में से बात कर रहे हैं। जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो हैं वो बंद होते हैं और इनमें सहायक चक्र इनको कहा जाता है जो जनन चक्रों की सुरक्षा करने का काम करते हैं। पुमंग और जायांग ये हैं, ये जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इसलिए इनको आवश्यक या जननशील चक्र हम कहते हैं। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, उसमें ये खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।